नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली जिनका भारत में आगमन किस प्रकार हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति, मसालों, वस्त्रों और सोने, हीरे जवाहरात तथा व्यापारिक समृद्धि के कारण विश्व भर के व्यापारियों को आकर्षित करता रहा। भारत के अंदर बहुत सारे मसाले, वस्त्र, सोने, हीरे जवाहरात और व्यापारिक समृद्धि के कारण यूरोप और मध्य एशिया के लिए आकर्षित का केंद्र रहा। इसके कारण अरब लोग, केरल और यूरोप के लोग भी समुद्र मार्ग से भारत की ओर पहुंचे। यूरोप के देशों में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों ने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ की, यानी कि ये भारत है और ये मध्य एशिया और इधर यूरोप है। तो यूरोप के लोगों ने 15वीं शताब्दी के अंत तक समुद्री मार्ग की खोज की और वो भारत के केरल तक पहुंच चुके थे। अरब व्यापारियों और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे यूरोपीय। भारत के हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का प्रभुत्व था। यूरोपीय इस अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को खत्म करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस समुद्री मार्ग की खोज का परिणाम था पुर्तगालियों का भारत में आगमन। भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी। समुद्री मार्ग की खोज से भारत की दिशा और दशा दोनों बदल गई। इसका तात्पर्य है कि आने वाले समय में भारत बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजरने वाला था। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार किया तथा भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम भारत को गुलाम बनाया। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। उनके आगमन ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। इसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और डेनिश भी आए। इसलिए पुर्तगालियों का आगमन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब चलिए जानते हैं यूरोप में समुद्री खोजों की पृष्ठभूमि। आखिरकार यूरोप के लोगों को समुद्री मार्ग की खोज करना क्यों पड़ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत है, ये भारत है, ये मध्य एशिया है और ये यूरोप है। 7वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी तक अरब के लोगों ने और भारत अरब के लोगों ने अरब और भारत के मध्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी कि अरब के लोगों ने अरब, इराक, ईरान, ईरान, अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है यानी पुराना भारत, इन सब पे कब्जा कर लिया। इसलिए भारतीय वस्तु अब जो पहले इन डायरेक्टली यूरोप पहुंचती थी स्थल मार्ग के द्वारा, अब वे अरब के व्यापारियों के द्वारा पहुंचने लगी, जिससे कि अरब के लोगों को ज्यादा मुनाफा होता था और यूरोप के लोगों को नुकसान होता था। इसी कारण यूरोप के लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज की ताकि इस रास्ते से बचा जा सके और डायरेक्ट वस्तु जो अरब के व्यापारियों के द्वारा आती थी, अब डायरेक्ट समुद्र के द्वारा आए। तो चलिए समझते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पूर्ण जनागरण और भौगोलिक खोजों का प्रारंभ हुआ। यूरोप के देशों को भारत और पूर्वी देशों के मसालों, रेशम, कपास और अन्य विलासिता की वस्तुओं की भारी आवश्यकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप के लोगों को भारत की मसाले, वस्त्र,
और अन्य विलासिता की वस्तुओं की भारी आवश्यकता थी, लेकिन भारत से व्यापार का स्थल मार्ग अरब तुर्क व्यापारियों के नियंत्रण में था। ये अरब है, ये भारत है। भारत का व्यापार अब अरबों के कंट्रोल में हो चुका था यूरोप के लिए। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप का पुराना व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया। कौन से मार्ग पर अरब का कंट्रोल हो गया? तो वो मार्ग था कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पर कब्जा होने के कारण पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये रास्ता ब्लॉक हो चुका था, इसके कारण यूरोपीय लोगों ने अब समुद्री मार्ग से भारत की ओर पहुंचना प्रारंभ कर दिया। अब चलिए जानते हैं समुद्री मार्ग की खोज। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया। पुर्तगाल के कौन से राजकुमार ने? हेनरी द नेविगेटर। यदि भी वे स्वयं कभी भारत नहीं आए, लेकिन उनके प्रयासों से पुर्तगाली नाविकों ने अफ्रीका की पश्चिम तट की खोज की। ये भारत है, ये अफ्रीका है। तो इन्हीं के प्रयासों से पुर्तगाल के नाविकों ने इन तटों की खोज, यहां तक वो पहुंच चुके थे, मतलब अफ्रीका के पश्चिम तट तक वो भारत पहुंच चुके थे। 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने, किसने? बार्थोलोम्यो बार्थोलोम्यो डियाज डियाज ने अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप को पार किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये है अफ्रीका और ये है केप ऑफ गुड। पुर्तगाल बार्थोलोम्यो डियाज ने इस क्षेत्र को पार किया। इससे भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग लगभग खोज लिया गया। इसके 10 बाद एक अन्य पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा वास्को डी गामा वास्को डी गामा ने इस मार्ग से भारत पहुंचने का ऐतिहासिक कार्य किया। वास्को डी गामा का भारत आगमन, चलिए पढ़ते हैं भारत। वास्को डी गामा का भारत आगमन, इस टॉपिक को हम अगले ब्लॉग में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। वास्को डी गामा का भारत आगमन। भारत आगमन 20 मई 1491 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट, यानी आजकल केरल में पहुंचा। ये भारत है, ये केरल है। 1491 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। उसकी यात्रा लगभग 10 महीने चली। उसे अफ्रीका के पूर्वी तट में स्थित मालिंद के एक भारतीय नाविक की सहायता मिली, जिसने मानसूनी हवा का उपयोग करते हुए उनके जहाज को भारत तक पहुंचाया। उस समय कालीकट पर जमोरिन यानी एक समुद्री राजा का शासन था। जमोरिन का शासन था। किसका शासन था कालीकट में? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि वे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था। जमोरिन एक विदेशी व्यापार को बढ़ाने वाला एक राजा था, इसलिए इसने पुर्तगाली वास्को डी गामा को स्वागत किया। शुरुआत में पुर्तगालियों को अपेक्षित व्यापारिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भारत में स्थायी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जैसा पुर्तगाली चाहते थे वैसे तो उन्हें व्यापारिक सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत में स्थायी व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुके थे। अब चले जानते हैं पुर्तगालियों के भारत आने के क्या क्या उद्देश्य थे। आखिरकार पुर्तगालियों का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? सबसे बड़ा कारण था मसालों का व्यापार, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा कारण था मसालों का व्यापार। मसालों का
मसालों का व्यापार। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग तथा अन्य मसालों की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। दूसरा कारण था समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। वे अरब व्यापारियों के एक अधिकार को समाप्त करना चाहते थे, यानी कि जो अरब के लोगों का समुद्री मार्ग पर भी कमजोर प्रभुत्व स्थापित था, उस प्रभुत्व को समाप्त करके पुर्तगाली इस मार्ग पर, इस व्यापार पर अपना एक अधिकार बनाना चाहते थे। तीसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार। तीसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार। वे भारत में ईसाई धर्म का विस्तार करना चाहते थे। चौथा कारण था राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। व्यापार के साथ साथ वे भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना चाहते थे। पुर्तगालियों की व्यापार नीति। तो चलिए जानते हैं पुर्तगालियों की व्यापार नीति के बारे में। भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार तक स्वयं को सीमित रखा, बल्कि उन्होंने समुद्री किलों का निर्माण कर दिया। यानी कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने केवल व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए समुद्री किलों का निर्माण कर दिया। दूसरा, नौसैनिक शक्ति विकसित की। तीसरा, व्यापारिक जहाजों पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि भारत से जाने वाले सब व्यापारिक जहाज जो जहाज थे उन पर भी नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। भारतीय व्यापारियों से कर वसूला जाता था, यानी कि जो भारतीय माल विदेशों तक जाता था, किनके द्वारा? भारतीय व्यापारियों तक। उन व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। समुद्री मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित टोटल वे पुर्तगाली कर चुके थे, यानी कि इस पूरे के पूरे समुद्री मार्ग पर और समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अब चलिए जानते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना। पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया। कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत का पहला वायसराय बनकर आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात समुद्री शक्ति पर आधारित नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। उसका विश्वास था कि समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करके ही भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया जा सकता है, यानी अगर समुद्र पर व्यापार नियंत्रण स्थापित हो गया तो भारत के व्यापार पर नियंत्रण हो सकता है। फिर आया अल्फोंसो डी अल्बुर्क। कौन आया? अल्फोंसो डी अल्बुर्क। अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी इसी व्यक्ति को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1510 में इसने कब्जा किया। 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया। और हैरानी की बात यह है कि 1962 तक, कितना टाइम? 1962 तक गोवा पर केवल और केवल पुर्तगालियों का ही शासन रहा। अब टाइम लगाओ, 1910, 452 साल। 452 साल तक गोवा पर केवल और केवल पुर्तगालियों का शासन था। हैरानी की बात है, 452 साल। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया, स्थानीय उपनिवेश को बसाने का प्रयास किया,
अरब व्यापारियों की शक्ति को कमजोर किया। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। अब चलिए जानते हैं प्रमुख पुर्तगाली केंद्र कौन कौन थे भारत के अंदर। पहला था गोवा, दूसरा था कोचीन, फिर था कालीकट, फिर था दीव, फिर दमन, बसीन, चोल। इन केंद्रों के माध्यम से उन्होंने अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। अब चलिए जानते हैं, जिस तरह हर शासक की एक अपनी अपनी नीति होती है और वो नीति में वो धार्मिक नीति जरूर अपनाता है, और इस धार्मिक नीति में भी हम पुर्तगालियों की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजा ताकि वे भारत के लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कर सके। उन्होंने चर्चों का निर्माण कराया, उन्होंने मिशनरी विद्यालय स्थापित किए और धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। गोवा में उन्होंने गोवा इंक्विजन जैसी कठोर धार्मिक व्यवस्था भी लागू की, जिसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। कौन सी व्यवस्था को? गोवा इंक्विजिशन। इस टॉपिक को हम फिर कभी एक अलग ब्लॉग में पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझ लिए कि ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। पुर्तगालियों का भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए जानते हैं। पुर्तगालियों के आगमन का भारतीय समाज में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारत में अनेक फसलें और पौधे लगाए। आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास, पपीता, तंबाकू और काजू। आलू, जिसे हम हर दूसरे तीसरे दिन खाते हैं। टमाटर, जिनके बिना हमारी सब्जी अधूरी है। मिर्च, वैसे मिर्च तो भारत में हुई थी, लेकिन ये शायद दूसरी किस्म की मिर्च होगी। अनानास, पपीता, तंबाकू और काजू। आज ये सभी भारतीय कृषि और भोजन का महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। अब चलिए जानते हैं कि व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा पुर्तगालियों का। किस पर प्रभाव पड़ा है? व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारत का यूरोप से प्रत्येक समुद्री व्यापार प्रारंभ हुआ। अरब व्यापारियों का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा। भारतीय बंदरगाहों का महत्व बढ़ा। अब चलिए जानते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। पुर्तगालियों ने भारतीय वास्तुकला, संगीत, भोजन तथा भाषा पर भी प्रभाव डाला। कई पुर्तगाली शब्द आज भी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मेज। कौन कौन से शब्द पुर्तगाली है जिन्हें हम यूज करते हैं? मेज, बाल्टी, साबुन, अरे साबुन पुर्तगाली शब्द है। गजब और अलमारी। कौन कौन से शब्द भारत में है के हैं? अलमारी अगर आप बोलते हो तो आप पुर्तगाली शब्द का इस्तेमाल करते हो, ये हिंदी नहीं है। साबुन हिंदी नहीं है, बाल्टी हिंदी नहीं है और मेज हिंदी नहीं है, ये सब पुर्तगाली शब्द है। मुद्रण कला का आगमन। भारत में पहला मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। इससे शिक्षा और शास्त्र के विकास को गति मिली। यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। अब चलिए जानते हैं कि पुर्तगाली इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लिया, कृषि, व्यापार, सांस्कृतिक सतह पर स्थापित किया, धार्मिक नीतियों का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो इतनी ताकतवर होने के बावजूद इनकी पतन का क्या कारण था? तो इनके पतन का पहला कारण था भ्रष्ट प्रशासन। इसके अधिकारी भ्रष्ट और स्वार्थी हो गए थे। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की नीति के कारण जनता में असंतोष बढ़ गया।
पुर्तगाल एक छोटा यूरोपीय देश था जिसके पास पर्याप्त सैन्य एवं आर्थिक शक्ति नहीं थी। चौथा कारण है अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत में केवल पुर्तगाली ही नहीं आए थे, बल्कि बाद के समय में डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी अधिक शक्तिशाली बनकर भारत में आ गए। यानी अंग्रेज, फ्रांस और डच जो कि पुर्तगालियों से अत्यधिक शक्तिशाली साबित हुए, भारत में पहुंच गए। स्पेन के साथ विलय। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के अधीन चला गया, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई। यानी पुर्तगाल स्पेन के अधीन चला गया, इसके अधीन स्पेन के अधीन चला गया, जिससे कि उसकी शक्ति और कमजोर हो गई। अब चलिए जानते हैं पुर्तगालियों के भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। हमें पुर्तगालियों को क्यों पढ़ना चाहिए? इसका पहला महत्व है, भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक युग का प्रारंभ हुआ पुर्तगालियों के कारण। पुर्तगालियों के कारण भारत में औपनिवेशिक युग का प्रारंभ हुआ, इसके कारण हमें पुर्तगालियों को पढ़ना चाहिए। समुद्री व्यापार का नया युग आरंभ हुआ। भारत वैश्विक व्यापार व्यवस्था से अधिक जुड़ गया। वैसे तो भारत पहले से ही वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ था, यानी कि रोमन साम्राज्य से, यूरोप से, अरब से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों के आगमन के बाद भारत वैश्विक व्यापार से अत्यधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया। आधुनिक नौसैनिक युद्ध प्रणाली का विकास हुआ। पुर्तगालियों के आगमन के बाद से ही भारत में नौसैनिक युद्ध का शुरुआत हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों ने इस पर कंट्रोल कर लिया और इससे विजय प्राप्त करने के लिए पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष देखा गया। इसी के कारण आधुनिक नौसैनिक युद्ध प्रणाली का विकास हुआ। यूरोप और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। अंग्रेजों की भारत के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसके देखते देखते फिर अंग्रेज भी उसी मार्ग से भारत में आने लगे। अब चलिए जानते हैं इस कथा का, इस ब्लॉग का पूरा निष्कर्ष। पुर्तगालियों का भारत आगमन केवल एक व्यापारिक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रांति थी। वास्को डी गामा की 1491 की यात्रा ने भारत और यूरोप के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार, नौसैनिक शक्ति, धर्म, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यद्यपि समय के साथ उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया, फिर भी भारतीय इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी आगमन ने यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। इसलिए पुर्तगालियों का भारत आगमन भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक घटनाक्रमों में से एक माना जाता है। थैंक यू दिस ब्लॉग थैंक यू फॉर वॉच दिस ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।